नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धर्मराज कुमार आपको एक नए सीरीज अपने चैनल जीएस से प्रारंभ से आपको जीएस के जितने भी विषय होते हैं उन्हें बारी बारी से चैप्टर वाइज, साथ ही साथ उस चैप्टर के बहुवैकल्पिक जो जितने भी प्रश्न बनते हैं उन्हें, या आपका घटना चक्र हो या आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव हो, उनसे चैप्टर वाइज हम लोग उसको सॉल्व भी करेंगे। तो इसी कड़ी में हम लोग सर्वप्रथम एक चैप्टर आज से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले संविधान पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में जो पहला चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास एक छोटी सी प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। भारत का संविधान निर्माण में जो ब्रिटिश काल से ही चलती आ रही प्रक्रियाएं हैं, जिसमें हम लोग कुछ यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अगर किन्हीं भाइयों कोई किसी भी तरह कोई तकलीफ़ परेशानी हो या समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, और कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो भी मुझे बता दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपना भारत का संवैधानिक विकास। यहाँ पर अब तो सबसे पहले हम लोग भारत का संवैधानिक विकास जानने से पहले हम लोग जानेंगे संविधान होता क्या है। तो संविधान का मतलब होता है दोस्तों नियम कानून। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है, लिखित हो या अलिखित हो, लेकिन हमारा भारत का संविधान जो है लिखित है। एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी देश को सुचारू तरीके से चलाने के लिए नियम कानून दिए होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं नियमों का ऐसा संग्रह जिसे किसी भी देश को सुचारू रूप से चला जाता है, उसे संविधान कहा जाता है। अब इस भारत के संवैधानिक विकास में हम लोग इसको दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग चार्टर एक्ट और दूसरा पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम। अब ये चार्टर एक्ट क्या होता है, भारत शासन अधिनियम क्या होता है। तो चार्टर एक्ट का मतलब होता है दोस्तों वैसे कानून जो भारत की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए इंग्लैंड से बन कर के आ रहे हैं। मतलब कि इंग्लैंड की संसद जो कानून बना करके भारत भेज रही है वो कहलाता था चार्टर एक्ट, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 1773 का चार्टर एक्ट, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम आगे विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। 1784 का, 1786 हो गया, 1793, 1813, 1833, 1853। आज दोस्तों हम लोग ये समझेंगे चार्टर एक्ट के बारे में, और अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे भारत शासन अधिनियम। ये भारत शासन अधिनियम क्या होता है। तो भारत शासन अधिनियम के बारे में थोड़ी सी बात कर देते हैं कि भारत शासन अधिनियम होता है कि भारत का वह कानून जो भारत में ही बन रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भारत शासन अधिनियम कहते हैं। इसमें भी कुछ हैं जो 1857 क्रांति के बाद से आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन हमारे देश पर प्रारंभ हो जाता है। तो उसके बाद जो नियम बनते हैं उसे हम लोग भारत शासन अधिनियम कहते हैं या भारत परिषद नियम कहते हैं, जिसमें आपका 1858, 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 आते हैं। ये आपके भारत शासन अधिनियम हैं। अब हम लोग बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें कभी कभी दोस्तों आपसे सिंपल ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो वहाँ ऑप्शन दिए रहते हैं। तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। अब ये इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पड़ा, तो आपको पता होना चाहिए कि 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का शासन प्रत्यक्ष रूप से भारत पर हो गया था। अब अंग्रेज भारत में अपनी व्यवस्थाओं को रेगुलेट करना चाहते थे, मतलब कि अपनी व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए एक नियम बनाए, उसे ही हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं।
जो 1773 में बन करके आया था। इसमें कुछ बातें थी जिसको हम लोग यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहली बातें थी कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। जो कलकत्ता है आपको पता होना चाहिए, अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी थी। एक कलकत्ता जो पूरब में था, दक्षिण की बात कर लें तो आपका मद्रास, और पश्चिम की बात कर लें तो बम्बई, जिसे आज हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई। इसमें कहा गया कि क्या होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे, उनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो कौन होंगे, तो उनका नाम था एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था, एक का नाम था चैम्बर्स, एक का नाम था लिमिस्टर, एक का नाम था हायड। इसमें आप इसको 2-3 बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं याद रखना। चैम्बर्स, लिमिस्टर, हायड बोलिएगा 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं। आगे हम बताएं जैसा कि 3 प्रेसिडेंसी थी, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तो रेगुलेटिंग एक्ट में जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इसको कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। मतलब कि जो भी बम्बई और मद्रास के गवर्नर होंगे, उनको वो स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं, मतलब उनको कोई भी काम करना है तो सर्वप्रथम पहले कलकत्ता के गवर्नर को बताएंगे। इसमें एक बात और आगे है कि बंगाल के जो गवर्नर थे, उनको अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले हम लोग सिर्फ बंगाल के गवर्नर कहते थे, अब वही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इनका नाम समय समय में जो एक्ट आते हैं उसमें परिवर्तन होते रहता है, वो बारी बारी से हम बताएंगे, नहीं तो एक अलग से वीडियो बना करके आपको हम ये सारी जानकारी दे देंगे। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन करके आते हैं वॉरेन हेस्टिंग। याद रखिएगा कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग। इसके अलावा दोस्तों इसमें कहा गया था कंपनी के जो कर्मचारी हैं, मतलब जो उसमें कंपनी मतलब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं, उनको उपहार, क्या, तो उपहार और रिश्वत लेना मतलब बंद कर दिया गया। क्योंकि जो कंपनी के कर्मचारी थे, जैसे आज वर्तमान में देखते हैं कि कोई भी काम करने के लिए आपको रिश्वत देना पड़ता है, या कोई भी मतलब कि किसी तरह का कोई भी उपहार हो या किसी प्रकार को सामग्री देना पड़ता है, उसी तरह से उस समय भी जो कंपनी के कर्मचारी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, वो लोगों से उपहार और रिश्वत लिया करते थे, जिसको क्या कर दिया गया, जिसको इस एक्ट के माध्यम से बंद कर दिया गया। आगे आते हैं दोस्तों। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कानून बनता है वो पूरी तरह से क्या होता है, सही नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती है, उसमें कुछ ना कुछ दोष होता है। उसी तरह से जो रेगुलेटिंग एक्ट बनकर आया था, जो ब्रिटिश संसद बना करके भेजी थी, उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी। उसी कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक्ट ऑफ फटेलमेंट 1781 में बनाया। इसमें क्या था, जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी, जो भी रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी, उसको इस सेटलमेंट में दूर करने का प्रयास किया गया। उसके अलावा इसमें कहा गया कि कलकत्ता की जो सरकार है वो बंगाल बिहार उड़ीसा के लिए भी क्या करेगी, कानून बनाएगी। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कहा गया। ये जितने भी आप चार्टर एक्ट हो या अधिनियम हो, इसमें बहुत सारी बातें हैं, हम आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं, संक्षेप में मतलब नोट्स के माध्यम से लिख करके आपको विस्तार। अगर आपको सेपरेट इसका अलग अलग वीडियो चाहिए होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता दीजिएगा। ऐसे आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए या कोई भी आपका सिविल एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब इनको आप पढ़िएगा, समझिएगा, तो आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि आपको हम बेसिक से बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, हर एक पॉइंट बताने का हम प्रयास करेंगे कि ताकि आपसे, अगर आपको प्रश्न याद भी नहीं है तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से अपना ऑप्शन सही टिक कर सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों। आगे आता है दोस्तों ईस्ट इंडिया एक्ट।
ईस्ट इंडिया एक्ट जो 1784 में आता है। ईस्ट इंडिया एक्ट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये एक्ट बनता है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट से रहते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, ईस्ट इंडिया एक्ट पड़ा। अब इसमें क्या हुआ था, तो इसमें कौन सी बातें हुई थी, तो इसमें दोस्तों कहा गया था कि भारत में क्या होगा, द्वैध शासन लाया जाएगा। द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। मतलब मान लीजिए कि आप एक ही आदमी दो तरह काम कर रहा है, एक ही आदमी शासन भी कर रहा है और वही आदमी क्या कर रहा है, कोई और काम कर रहा है। लेकिन अब क्या कर दिए गए, काम को हम बांट दिए, मतलब कि जो पहले एक आदमी दो काम कर रहा था, अब दो आदमी अलग अलग काम को करेगा। उसी तरह से ब्रिटिश संसद ने क्या किया, भारत में दो शासन लाया। इसमें कहा गया कंपनी के जो भी काम थे उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक निदेशक मंडल जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, जिसको हम लोग सिर्फ यहाँ लिखे हैं डायरेक्टर लिखे हैं, ये क्या करेगा, तो ये भारत में रहकर व्यापारिक कार्यों को देखेगा। और एक है नियंत्रक मंडल जिसको हम लोग कंट्रोलर कहते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो क्या करेगा, जो इंग्लैंड में रह करके, कहाँ रह करके, इंग्लैंड में रह करके भारत की प्रशासनिक व्यवस्था जो शासन व्यवस्था है उसको देखेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। ईस्ट इंडिया एक्ट में क्या कहा गया, तो ईस्ट इंडिया एक्ट में दो शासन लाया गया कंपनी के काम को, मतलब कंपनी कहने का मतलब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी। एक बनाया गया निदेशक मंडल, एक बनाया गया नियंत्रक मंडल। निदेशक मंडल क्या करेगा, व्यापारिक कार्यों को देखेगा और निदेशक मंडल शासन व्यवस्था को देखेगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अभी तक जो बताएं, अभी आपको हम 3 एक्ट बताएं, एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक बताएं आपको 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और एक 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। अब आते हैं 1786 का चार्टर एक्ट पर। ये 1786 का चार्टर एक्ट क्या था, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 1786 का चार्टर जो आया था वो ईस्ट इंडिया एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया था। किसी कमियों को दूर करने के लिए, ईस्ट इंडिया एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। और ये एक ऐसा चार्टर एक्ट था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कहने पर ये ब्रिटिश संसद में रातों रात ये एक्ट को पारित किया गया था। क्योंकि जब जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स वापस जाते हैं, क्योंकि आप ये उनके बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा, ऐसे तो हम आपको अलग से जब गवर्नर जनरल का सीरीज पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको सभी फैक्ट गवर्नर जनरल के बारे में बता देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल है जिन पर महाभियोग लगाया गया था। बस पारित नहीं होता है लेकिन उन पर महाभियोग लगाया गया था। जिसके बाद कुछ समय के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कुछ गवर्नर जनरल आते हैं, लेकिन वो यहाँ की व्यवस्था को, भारत की जो शासन व्यवस्था है उसको ठीक तरीक़ा से चलाने में सक्षम नहीं होते हैं। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जो क्या होता है एक सक्षम व्यक्ति होता है, उनको इंग्लैंड की सरकार भारत में गवर्नर जनरल बना करके बंगाल का भेजती है। तो उनका एक शर्त था कि हम तभी भारत जाएंगे जब हमें वीटो पावर दिया जाएगा और सैन्य शक्ति दी जाएगी। क्योंकि जब आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वहाँ बताना भूल गए, आपको बता देते हैं, जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो वहाँ पर एक गवर्नर जनरल का परिषद भी होता है, जिसमें क्या होते हैं 4+1 मतलब कि 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक गवर्नर जनरल होता है और 4 अन्य सदस्य होते थे। जिसमें कोई भी नियम होता था, मतलब कोई भी कानून बनाना है या कोई भी किसी भी चीज़ को पारित करना है तो वहाँ पर गवर्नर जनरल के परिषद की बहुमत होना जरूरी होता था। अगर मान लीजिए कि वोट बराबर हो गया तो जो गवर्नर जनरल है बंगाल के, उनका जो मत था वो निर्णायक था, तो वो उसी से आज़ादी चाहते थे। कौन, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमको क्या चाहिए, वीटो पावर चाहिए और हमें सैन्य शक्ति दीजिए, हमें सेना हमारे अंडर में होगी, जैसा हम चाहेंगे वैसा हम कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें कहा गया कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनका जो वेतन होगा, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं उनका जो वेतन होगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। मतलब कि जो भारत का राजस्व फंड है उससे क्या होगा,
कंपनी के कर्मचारी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी है, उनको वेतन दिया जाएगा। ऐसे दोस्तों आपको हम बता दें कि जो चार्टर एक्ट होता था वो हर एक 20 साल के बाद आता था। बीच में जो आप 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट देख रहे हैं, 1784 का पीस इंडिया एक्ट देख रहे हैं, फिर 1786 का आप देख रहे हैं चार्टर देख रहे हैं, ये बीच बीच में इसलिए लाए गए हैं क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई थी, तो कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। लेकिन आप याद रखिएगा, जो भी चार्टर एक्ट आता था वो 20 साल के बाद आता था, और उस चार्टर में कह दिया जाता था कि अगला जो चार्टर आएगा वो 20 साल बाद आएगा। जैसे इसमें हम लिखे नहीं हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 1793 का चार्टर एक्ट आने के बाद फिर 1813 में अगला चार्टर एक्ट आया। अब ये 1813 का चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों? देखिए, इसमें सर्वप्रथम पहला चीज़ देखने के लिए मिला कि जो भारतीय शिक्षा है उस पर प्रति वर्ष हर साल 1 लाख रुपया क्या होगा, खर्च होगा। ये याद रखिएगा, है कि बहुत बार आपको एग्जाम में ये प्रश्न देखने के लिए मिलता है। इसमें कहा जाता है कि भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने की बात किस एक्ट में कही गई थी? तो 1813 के एक्ट में कहा गया था। अगला पॉइंट है कि भारत में ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। इससे पहले जितने भी चार्टर एक्ट आए उसमें ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की बात नहीं करता है, किसी भी धर्म की बात नहीं करता है। लेकिन यहाँ से क्या होता है, ईसाई जो मिशनरीज होती है उनका भी मार्ग प्रशस्त हो जाता है कि वो भी भारत में आ करके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लैंड की एकमात्र कंपनी थी जिनको अधिकार था कि वो भारत के साथ या पूर्वी देश से उनके साथ व्यापार करे, किंतु इस एक्ट में कहा गया कि उनका एक अधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब कि जो इंग्लैंड की और भी कंपनियां हैं वो भी आकर के पूर्वी देशों के साथ या भारत के साथ व्यापार कर सकती है। किंतु इसमें और बातें थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी है चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार उनका बना रहेगा। चीन के साथ जो भी व्यापार हो, चाय का हो, अफीम का हो, कोई भी चीज़ का हो, उनका एकाधिकार बना रहेगा। ये अधिकार नहीं छीना गया था। आगे आते हैं दोस्तों, हम 1833 का बता दिए थे 20 साल बाद, 1813 के बाद 1833। इसमें इस चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था? तो इस चार्टर एक्ट में दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट है, इसमें कहा गया था कि कंपनी का जो एकाधिकार समाप्त हुआ था 1813 में, यहाँ पूरी तरह से पूर्णतः, ये याद रखिएगा, ये एक शब्द याद रखिएगा, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब कंपनी बस क्या करेगी? तो बस प्रशासनिक कार्य को देखेगी, मतलब कि बस शासन व्यवस्था को चलाएगी, ना कि वो व्यापारिक व्यवस्था को देखेगी। उसके बाद दोस्तों कहा गया कि बंगाल के जो गवर्नर हैं, जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, उनको अब भारत का गवर्नर जनरल का पद भी मिला गया। मतलब कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे अब उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी कड़ी में पहले जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक थे। ठीक है, अगर आपसे पूछते कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग, अगर बोल दे आपसे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक, अगर आपसे पूछ दे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक। इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इस एक्ट में और बातें कही गई थी कि जो विधि आयोग है, विधि आयोग की स्थापना की जाएगी। क्या हो जाएगी? विधि आयोग की स्थापना। वही पहले विधि जो अधिकारी थे वो मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले। ये बात याद रखिएगा, विधि आयोग की स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट में ही कहा गया था। आगे हम लोग आते हैं दोस्तों, आगे आपका जो अंतिम चार्टर एक्ट आता है 1853 का चार्टर एक्ट आता है। जो ये अंतिम चार्टर एक्ट है 1853 का, क्योंकि इसके बाद क्रांति 1857 की होती है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू होता है। 1854 में क्या हुआ था? 1854 में एक
अलग विधि परिषद का गठन किया गया था। इससे पहले जो विधि आयोग हम लोग देखे 1833 के चार्टर एक्ट में बनाया गया था, तो इसमें क्या हुआ था, अलग विधि परिषद का गठन कर दिया गया। इसके साथ साथ जो कंपनी के कर्मचारी हैं, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं, उन्हें खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मतलब किसी भी तरह का कोई पैरवी नहीं, आप प्रतियोगिता परीक्षा पास कीजिए और अपना कंपनी के कर्मचारी के रूप में पदवी धारण कीजिए, मतलब कि आप यहाँ काम कीजिए। इतनी सारी बातें दोस्तों समझ में आ गई। फिर से अब आपको ओवरव्यू कर देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताए थे क्या, तेजी से आपको रिवीजन करा देते हैं। हम बताए थे भारत संवैधानिक विकास, जिसमें बताया चार्टर एक्ट और राज्य एक्ट। चार्टर एक्ट के बारे में बताए थे, जो कानून इंग्लैंड से बनकर भारत आ रहा है, जिसमें 1773, 84, 86, 93, 1813, 1833, 1853 आता है। आज हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं। आगे हम लोग बताएंगे भारत शासन अधिनियम के अगले वीडियो में बताएंगे। अब भारत शासन कानून जो भारत में बनाया जाता है, जो 1858, 61, 92, 1909, 1919, 1935 का, इसी में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग देख लिए हैं, 1791 का 1781 का एक्ट ऑफ एडलमेंट देख लिए हैं, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट भी देख लिए, 1786 का चार्टर देख लिए, उसके बाद 1793 का चार्टर देख लिए, 1813 का चार्टर एक्ट हम लोग देख लिए, 1833 का चार्टर एक्ट हम लोग देख लिए, और अंत में 1853 का चार्टर एक्ट हम लोग देख लिए। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो आपका सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न 1813 का 1833 से दोस्तों बनता है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं आज समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम आपको भारत शासन अधिनियम के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए और जल्द से जल्द सरकारी नौकरी प्राप्त कर लीजिए।